अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो मैं जानती हूँ मैं काफ़ी अर्से बाद आती हूँ, आके एक एपिसोड अपलोड करके और उसके बाद गायब हो जाती हूँ, उसके बाद कहीं नज़र ही नहीं आती। लेकिन नावल लिख नहीं पाती और कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। लेकिन खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको एपिसोड दूँ। तो चले, अगर आप नावल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलें बगैर किसी की देरी के अब हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। द वॉर ऑफ डेथ पर ईमान एपिसोड 28। आज कोर्ट का पहला ट्रायल था और पहले ही ट्रायल में अफनान मलिक ने इसी घटिया चाल चली जिसका निम्रा अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी। इसने कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जिनके मुताबिक निम्रा परी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। और जब निम्रा के वकील ने बच्ची की पैदाइश वाले दिन तलाक देने की बात की तो अफनान ने कह दिया इसके कई लड़कों के साथ चक्कर थे, जिस वजह से लगा ये बच्ची इसकी नहीं है। ये सब सुनते तो निम्रा चकरा कर ही रहेगी। लेकिन खैर काफ़ी देर की बहस मुबाहिसे के बाद कोर्ट ने फैसला अगली तारीख पर छोड़ दिया। अब फैसले तक परी की कस्टडी निम्रा के पास ही थी। अफनान, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। परी की कस्टडी तो मैं किसी न किस तरह ले ही लूँगी, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो ऊपर बैठी ज़ात है ना, वो सब देख लिया, तुम्हारा वक्त भी आएगा। निम्रा अफनान की बोलती अहमद के साथ वहाँ से चली गई। अहमद ने खुद आने की जिद की थी और फिर निम्रा भी मान गई क्योंकि इस मेंटल स्ट्रेस में एक वही था जो हर पल उसके साथ खड़ा था। वो जब से वकील के पास से आई थी इंतहा की परेशान थी। वो मुसलसल वकील के दिए के मशवरे के बारे में सोच रही थी। वकील का कहना था कि अब अफनान का केस बहुत मजबूत हो चुका है, उसकी झूठी गवाही इसके हक में जा चुकी है और वो हर तरह से स्टेबल भी था। और अब अगर इसे अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है तो इसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो ये बातें सोचती हद से ज़्यादा परेशान थी। परी बेटा, क्या करूं, किस तरह तुम्हें सबसे बचाऊं। निम्रा परी के माथे पर लब रखते बोली। इस वक्त रात का 1 हो रहा था और नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंच चुकी थी और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। दूसरी तरफ जब से ये बात हुई थी, निम्रा घर में बिल्कुल तोजा नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से सबकी परेशान थे। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिस वजह से वो कुछ भी काम वो सही से नहीं कर पा रही थी। कभी खाने में नमक तेज हो जाता तो कभी चाय में चीनी ही ना होती और वो सब ही इन चीज़ों को देखते इंतहा के परेशान थे। निम्रा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आज संडे था, इससे सब एक साथ बैठे नाश्ता करते। जब आरिफ ने कहा हाँ बोलो, निम्रा को लगा वो अपनी कोई बात करना चाहता होगा। तुम्हें क्या परेशानी है? काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं, तुम कुछ खोई खोई सी हो। अगर कोई बात है कि तुम हमसे शेयर कर सकते हो। आरिफ ने अपनी बात का इजहार करते कहा। नहीं आरिफ सही कह रहे हैं, कोई बात है तो हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके पास साहिर भी बोला। निम्रा, आपने हमेशा हर मुश्किल में हर परेशानी में हमारे साथ दिया, तो हमें भी अपनी परेशानियों में शामिल करें। हाँ भी बोला, मैं शादी करना चाहती हूँ। निम्रा की बात ने इन सबको हिला कर रख दिया। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कोई इस तरह की भी बात हो सकती है। ये अब क्या कह रही है। सबसे पहला रिएक्शन फजर की तरफ से आया था। निम्रा, आर यू श्योर? माँ ने तस्दीक से, हाँ मैं अब शादी करना चाहता हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। निम्रा कहते उठ खड़ी हुई। इन सबको तो ये बात भी पूछने का मौका नहीं मिला कि वो लड़के के बारे में ही इतना मौका ना मिला कि वो लड़के के बारे में ही पूछ रहे थे। अब ये मजाक करी थी ना। निम्रा के जाते ही फजर बोल दी, क्या तुम्हें इनके चेहरे से कहीं लग रहा था वो मजाक करी हैं? साहिर ने इसे डरते हुए कहा, नहीं मैं आपकी वैसे नहीं करने दूँगी। आंखों में आंसू भरे इन्हें देखते बोली, फजर इसकी शादी से तुम्हें क्या मसला है? आरिफ ने पूछा। वो फिर से मुझसे दूर हो जाएंगी। फजर की वजह सुनते वो सभी बेसाख्ता मुस्कुराती है। फजर, वो पहले भी तुमसे दूर नहीं थी। जानती हो ना इन्होंने शादी की शर्त क्या रखी थी? कि वो तुम्हें अपने साथ रखेंगी। साहिर ने इसे वो शर्त याद दिलाना चाहिए। 1 मिनट साहिर, आरिफ ने सिर को, और अगर इस शादी में निम्रा की खुशी हुई तो? आपके सवाल पर सभी चुप हो गए। मुझे नहीं पता निम्रा ने किसका इंतखाब किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर इसमें निम्रा की खुशी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आरिफ ने कहा तो सभी से देखने लगे। इन सब में मान ही खामोश था। तुझे क्या हुआ है? साहिर मान की तरफ मुड़ा। अगर इस बार वही हुआ। मान ने अपने खदशे का इजहार किया। मान, अगर शक्ल अच्छी ना हो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। साहिर को इसकी बात पर शदीद गुस्सा आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात करूँ, एक बात। फिर निम्रा को वैसा टूटा हुआ नहीं देखना चाहता। निम्रा को टूटे हुए देखना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा इंसान जो आपका आइडियल हो, आपका सब कुछ हो, इसको इस हाल में देखना जिस हाल में मैंने निम्रा को देखा है, बहुत मुश्किल है। मान सर झुकाई कह रहा था। इसके लहजे की उदासी सब ने नोट की थी। निम्रा अपने कमरे में आई तो अब वो पहले से ज़्यादा परेशान नजर थी। मैं इन्हें ये तो बता आई हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन किससे, ये तो मुझे खुद नहीं पता। ओ खुदा, मैं क्या करूं। वो हद से ज़्यादा परेशान थी और वो जानती थी इसकी परेशानी का हल एक ही शख्स के पास है। मैंने जल्दी से किसी का नंबर डाल लिया। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। रेहान दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही कहा।
क्या है निमरा, कोई परेशानी है क्या? मैं इसकी आवाज़ सुनते ही परेशान हुए थे। आप आ जाए ना प्लीज़। वो बेबसी की इंतहा पर थी। ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मैं 1 बजे तक वहाँ आ जाऊँगा। इन्होंने कहा इस वक्त अभी क्या इन्होंने कहा इसे वक्त देखा अभी 11 हो चुके थे। फिर निमरा ने कि कितने कॉल बंद किया। पर की तरफ मत हो जाइए, पर ये मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम्हें बचाने के लिए मैं सब करूँगी, लेकिन कभी तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी। मैंने एक कज़म से कहा था, इसे नहीं पता था अब क्या करना है, लेकिन इतना जानती थी ऐसे जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। वो भी ये सोच रही थी कि इतने में इसका फ़ोन बजा। एम्मा की कॉल देखते इसे पिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप अब मेरी तरफ आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? आप मेरी तरफ आएँ फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, इंतज़ार करो। निमरा ने कहते फ़ोन रखा। इस वक्त एक और बुरी खबर नहीं, प्लीज़। इसने आंखें मीची दुआ की और फिर गाड़ी की चाबी उठा लेते परी को उठाते नीचे आई। कहाँ की तैयारी है? माँ ने इसे देखते पूछा। एमा की तरफ जा रही हूँ, इसकी तबीयत ख़राब है। इसने बहाना बना दिया। लेकिन हमें तो आपसे बात करनी थी। साहिर ने कहा, मैं आ जाऊँ फिर बात करते हैं। वो इनसे नज़र चुराते बोली। परी को छोड़ जाएं पिया, मैं देख लूँगी इसे। फजर खड़े होते बोली, नहीं मेरी जान, आप अपना ख्याल रखो। परी को मैं साथ लेकर जा रही हूँ। निमरा ने कहा। फजर के माथे को चूमती बाहर निकली। कुछ ही देर में वो एमा के पास थी। किसी हो? निमरा ने इससे मिलते पूछा। मैं ठीक, क्या लेंगी आप? अमन खड़े होते पूछा। तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आती हूँ। अंकल कहाँ हैं? निमरा कहते किचन का रुक किया और साथ उसके बाबा का पूछा। वो बाहर गए हैं। और फिर इससे कॉफ़ी बनाते दोनों के लिए बाहर ले आई। हाँ तो बताओ क्या बात करनी है? सबके साथ ऐसे ही अटैच हो जाती है? एमन ने इसके सवाल के बदले अपना सवाल किया। हाँ सबके साथ ही। तो भैया ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप जानती हैं आपके कितने दुश्मन हैं। इसने इसे मतवक्का हालात के साथ उनके मुतालिक आगाह करना चाहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त इसे मॉनिटर करती हो ना। निमरा मुस्कुराते बोले। लेकिन फिर भी कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है लेकिन तो फिर लेकिन कुछ नहीं। बताओ बात क्या है? उन्होंने इसे टोकते कहा। आरिफ ने आरिफ सर की फैमिली से मुतालिक पता लगाने को कहा था। तो क्या हुआ? कुछ पता चला? बेताबी से आगे हुए। नहीं। इसके इनकार पर निमरा के चेहरे पर पहले पहल तो इत्मीनान है, लेकिन फिर आरिफ का सोचते वो परेशान हुई थी। मैंने इनकी फैमिली के बारे में पता चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके रिकॉर्ड तो इस हॉस्पिटल में भी नहीं है जिसमें एक्सीडेंट के बाद इन्हें लाया गया था। ऐसा लगता है जैसे हर जगह से इनका रिकॉर्ड जानबूझकर डिलीट करवाया गया। हेमा ने ऐसी सारी तफसील बताई तो इसके चेहरे पर फिक्र के साए लहराए। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया हो भी सकता है, लेकिन क्या इसके बाद इन पर कोई अटैक हुआ था? नहीं, जितना मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सोचने के बाद कहा। ओके तो तुम कोशिश जारी रखो, हो सकता है कुछ ना कुछ मिल ही जाए। मैंने कहा और उठ खड़ी हुई। कहाँ बैठी तो हूँ, एक तो आप आती नहीं हैं और जब आती हैं तो इतनी जल्दी चली जाती हैं। हेमा खफकी से बोली। फिर कभी, आज मुझे कुछ और भी काम है। नैना मुस्कुराते बोली और परी को लेते वहाँ से निकली। इसके बाद वो वकील से मिली। ऐसे अपना फैसला सुनाने के बाद वो अब रेस्टोरेंट के प्राइवेट कैबिन में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और वो शख्स वहाँ आगे था। नैना कैसी हो? फ़ोन पर बहुत परेशान लग रही थी। इन्हें आते ही इसे सीने से लगाते परेशान से पूछा। मैं ठीक नहीं हूँ। इस तरह इनके सीने से लगी बोली। क्या हुआ? यहाँ बैठो और बताओ। इन्होंने इसे बैठते परी को अपनी गोद में लिया। फिर निमरा ने इन्हें ट्रायल में हुई सारी बातें बताने लगी, जिसे सुनते इन्हें शदीद गुस्सा आया। मुझे अंदाज़ा नहीं था वो शख्स इस हद तक कर जाएगा। जान ले लूँगा मैं इसकी। वहाँ इंतहाई गुस्से से बोले। इनकी आंखों में भी गुस्से वह इंतहाई गुस्से से बोले। इनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अंकल, इस सब से निकलने के लिए मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने बताया तो इन्होंने इसकी जान सवालिया नज़र से देखा। वकील के मुताबिक अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरा केस मजबूत हो सकता है, तो इसलिए अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे के बताने पर इन्होंने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये क्या निमरा, तुम जानती हो ना तुम एक बेटी की माँ हो? जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। लड़का कौन है? इनकी बात अब की बार वो खामोश है। तुमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया तुम किससे शादी करोगे? उन्होंने चौंकते कहा। तो उन्होंने नफ़ी में सिर लिया। तो फिर मेरे बेटे से शादी कर लो। इन्होंने के कहने पर निमरा ने इन्हें नाराज़गी से देखा। आप क्यों चाहते हैं कि एक बार फिर से आपसे दूर हो जाऊँ? एक बार फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए? निमरा ने नाराज़गी से कहा। तो वो अब की बार पूरी तरह इसकी तरफ जाने मुड़े। मेरे बेटे में क्या कमी है निमरा? नहीं, कमी आपके बेटे में नहीं है, कमी मुझ में है। आपकी माँ जिसने इतने अर्से तक आपको हमसे दूर रखा, क्या वो कभी चाहेंगी इनका पोता मुझसे शादी करे, वो भी एक बेटी की माँ से? निमरा ने कहा तो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गया। यही तो एक पछतावा था जो हमेशा कभी इन सुकून की नींद सोने नहीं देता था। मुझे माफ़ कर दो निमरा। नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा करना चाहती हूँ। ये सब बातें बोली मैंने ये सब बातें बोली, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है। मैंने शर्मिंदा देखकर कहा। वो जानती थी कि वो पछताते हैं। नहीं, मैं जानता हूँ तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, ना ही करोगी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक्त तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम तुम्हारे पास नहीं थे।
अब वो खामोश हो गई थी और वो इन्हें माफ़ कर चुकी थी, लेकिन आज तक अभी इसने इनके दरमियान जो रिश्ता था इससे नहीं बुलाया था। खैर वो फिर कुछ देर की बातों के बाद इन्हें मिलती अपने बाबा की खबर पाई। पापा, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, लेकिन अब मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। काश आप होते और मुझे मशवरा दे सकते। निमर रोते हुए बोली। फिर वहाँ से भी आ गई। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। बस वो घर जाकर इन सबके सवालों का सामना नहीं करना चाहती। इसे बेमकसद सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ाने लगी। जाने कब वो अहमद के घर के बाहर आकर रुकी, इसे पता ही नहीं चला। अहमद के घर को देखा तो इसकी आंखों एक लम्हे को चमकी। इसके कानों में अहमद के अल्फाज गूंजे। मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा। और मोबाइल निकालते अहमद का नंबर डाल के इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अहमद, क्या आप बाहर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ काम है। इसके फ़ोन उठाते ही मैंने कहा। परी भी अपनी ज़ुबान में न जाने क्या ही लगी हुई थी। आप मेरे घर के बाहर है? वो हैरान हुआ। जी। इसे कहा था अहमद आने का कहते फ़ोन बंद गया और कुछ ही देर में वो इसे सामने से आता दिखाई दिया, जिस वक्त ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकता था। लेकिन निम्रा ने जल्दी खुद को संभाल लिया। इसने आते पर संजय सिर का दरवाज़ा खोला जहाँ परी बैठी थी, तो इसके बेल्ट खोलता इसे अपनी गोद में उठाता गाड़ी में बैठा। अंदर आ जाती। अहमद ने कहा। नहीं, मुझे आपसे जो बात करनी है वो घर पर नहीं हो सकती। मैंने कहा साथ ही गाड़ी ड्राइव की ही। निमरा को इस कदर संजीदा देखकर वो भी परेशान हुआ। वो नहीं जानता था जब वो घर वापस आएगा इसकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। निमरा ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी। वो दोनों उतरते रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक कोने वाले टेबल पर बैठ गई। परी को निमरा ने अपनी गोद में बिठा रखा था, जो टेबल पर रखे इसके पर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश में लगी हुई थी। निमरा ने वेटर को बुलाते ऑर्डर दिया और खामोशी से बैठ गई। निमरा, आपको क्या बात करनी है? निमरा की खामोशी से अजीब लगी थी। ऑर्डर आ जाए फिर बात करते। निमरा ने कहा। फिर कुछ ही देर में ऑर्डर भी आ गया। निमरा अपनी कॉफ़ी पीने लगी, जबकि अहमद परेशान नज़र से देख रहा। निमरा ने एक नज़र इसकी जाने देखा, फिर गहरा सांस भरते बोलना शुरू किया। अहमद, आप जानते हैं मेरी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, और इस दिन कोर्ट में जो सब हुआ वो भी आप अच्छे से जानते हैं। अफनान के इन झूठे इल्ज़ामात ने हमारा केस वीक कर दिया। वो हो सकता है अगली बार कोर्ट अफनान के हक़ में अपना फैसला सुना दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस चीज़ के हाथों में नहीं देना चाहती। वकील के मुताबिक मुझे अब अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी से शादी करना होगी, ताकि हम कोर्ट में ये बात बता सकें कि मेरी बेटी मेरे हाथ महफूज है। मैंने बोलना शुरू किया। वो बोल भी रही थी बहुत समझ, और वो जो भी बोल रही थी बहुत समझ के बोल रही थी। मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसमें आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? अहमद नासमझी से बोला। इसे वाकई समझ नहीं आई थी कि निमरा ये सारी बातें इससे क्यों कर रही है। और निमरा की अगली बात ने इसे हैरान कर दिया था। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। अब क्या कह रही हैं? इसने हैर से पूछा। इससे लगा हाँ, इससे सुनने में कोई गलती हुई है। हाँ, चाहती हूँ आप मुझसे शादी कर लें। मैंने दोबारा से अपनी बात दोहराई। वो बज़ाहिर जितनी पुरसकून लग रही थी, अंदर से इतनी ही डरी हुई थी। ना जाने अहमद का जवाब क्या होगा, जबकि वो तो बिल्कुल खामोश है। जानती हूँ आप सोच रहे होंगे मैंने आपका इंतखाब क्यों किया, क्योंकि मैं आपका अपना भी एक बेटा है। आप मेरी तकलीफ समझ सकते हैं और मैं आप पर भरोसा भी कर सकते हैं, जबकि किसी और पर मैं अपनी बेटी के मामले में भरोसा नहीं कर सकती। निमरा की बात पर वो इसे देखने लगा। बस यही सोचा था, आखिर वही क्यों जिसका जवाब उसे मिल चुका था। तो फिर आपका क्या फैसला है? कोई भी जवाब देने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना कि ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत जैसा मामला है। मैंने कहा। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ना जाने क्या जवाब होगा। अगर अहमद ने इनकार कर दिया तो फिर वो किसके पास जाएगी? देखिए, मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आपने ऐसा इस तरह से मुझसे पूछा है तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूँ। मुझे सोचने के लिए वो कुछ वक्त चाहिए। अहमद ने बहुत तहम्मुल से ये बात की थी। इसकी बातों ने इसे कंफ्यूज कर दिया था। अगर तो दिल की सुनता तो वो कह रहा था फ़ौरन से हाँ कर दे, लेकिन दिमाग कह रहा था तुम्हारा अपना भी बेटा है, इसके बारे में भी सोचो। ठीक है अहमद, आप टाइम ले लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगली सुनवाई 1 महीने बाद की है और हमें जो भी करना है इसे पहले कर रहे हैं। इसे जितनी जल्दी हो सके मुझे जवाब चाहिए। निवा ने कहा। इसे शर्मिंदगी भी होती कि वह इस तरह किसी को शादी की ऑफ़र करी है, लेकिन कहते हैं ना, औलाद के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। वही इस वक्त निमरा के साथ भी था। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, अहमद कहता है। इसे इजाज़त लेता वहाँ से चला गया, जबकि निमरा ने गहरा सांस भरते हुए बसी से आंखें बंद कर ली थी। वो थक रही थी ये सब से अभी, और न जाने कितनी आजमाइशें बाकी थी। अभी तो घर में जाना है, इसके लिए एक अलग इम्तिहान था। अहमद जब से घर में आया था मुसलसल किसी सोच में गुम था, और फातिमा इसे नोट कर रही थी। और अब आखिर इसके पास आकर बोली, भैया कोई परेशानी है क्या? अभी आप बाहर जाते हुए तो बिल्कुल ठीक थे, अब ऐसा क्या हुआ है? फजर इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। कहाँ देख सकती थी इसे परेशान? नहीं, कोई नहीं है, बस कुछ सोचा था। वो गहरा सांस भरते बोला। अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। फातिमा इसे गौर से देख रही थी। अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने शेर को अहमियत ना दी तो?
एक बहुत बड़ा सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसके इसके पास जवाब नहीं था। लेकिन फिर इसे निम्रा का शहर के साथ रवैया याद आया। वो कम से कम शहर के साथ सौतेली माओं वाला सलूक नहीं करेंगी। इसने एकदम से अपने ख्याल की नफ़ी की, क्योंकि इतना तो वो इसे जान चुका था। और मैं हाँ कर भी दूँ तो क्या मेरे घर वाले मानेंगे, खासकर बीजान? लेकिन मैं हाँ करता हूँ तो मुझे इस चीज़ की गारंटी लेनी होगी, क्योंकि फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ? अनगिनत सोचे थी जो इस वक्त इसे घेरे हुए थी। दूसरी जानिब निम्रा अभी घर पहुंची थी, लेकिन वो अभी कार पहुंच में ही परी को उठाई खड़ी थी। इसमें ज़रा हिम्मत नहीं थी कि सबके सवालों का सामना करने की, लेकिन अब अंदर तो जाना ही था, इसलिए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। शाम के साए गहरे हो चुके थे और उस सुबह की गई अभी वापस आई थी। इनमें से किसी ने इसे फ़ोन नहीं किया था। ये बात इसे हैरान भी कर रही थी। वो अंदर गई तो सामने लाउंज में ही कोई नहीं था, जिस पर वो शुक्र का कलमा पढ़ती, अपना पर्स वहीं सोफे पर रखती अंदर किचन की जाने पर परी को टेबल पर बिठाते इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते, गिलास में डालते, पानी पिया और बोतल वापस रखती। अभी पलटी ही थी कि किचन के दरवाजे में वो चारों खड़े नजर आए। निम्रन ने इनको देखते गहरा सांस भरा, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। कुछ चाहिए तुम लोगों को? नैन संभलते पूछा। अपने सवालों के जवाब जिनसे आप सुबह से भाग रही हैं, साहिर ने कहा तो निम्रन सर हिलाए। अच्छा चलो। निम्रन कहते परी को उठाया और बाहर लॉन्च में आए। वो बैठी। तुम शादी क्यों करना चाहती हो? आरिफ की तरफ से पहला सवाल आया था। क्योंकि परी को अब एक बाप की ज़रूरत है, एक बाप की शफकत की। मैं चाहती हूँ परी को कभी यह एहसास ना हो कि इसका बाप नहीं है। नर्स पहले से ही सब सवालों के सब सोचे बैठी थी, इसलिए बोल दिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जिससे भी शादी करेंगी वो आप परी को एक बाप की मोहब्बत देगा? साहिर के सवाल पर इसने इसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किससे शादी कर लूँगी? मैं जिससे भी शादी करूँगी इससे पहले इस चीज़ को शोर बनाऊँगी वो मेरी बेटी को एक बाप जैसी मोहब्बत दे। अच्छा तो फिर ऐसे लगता है आपने किसी को मुंतखब कर चुकी हैं? मान ने तंजिया पूछा। हाँ। कौन है वह? साहिर बोलो। मैं अभी सामने से जवाब की मुंतज़िर। जैसे ही जवाब मिलता है मैं तुम लोगों को बता दूंगी। मैंने बहुत तहम्मुल से कहा। आरिफ बेटा बहुत गौर से इसे देख रहा था। मुझे क्यों लग रहा है इसके पीछे कोई और वजह भी है? आरिफ ने निम्रा को देखते कहा तो निम्रा एक पल को घबराई। क्या आरिफ को कुछ पता था? हाँ शायद मुझे मोहब्बत हो गई हो। जहाँ निम्रा अपने झूठ पर अंदर शर्मिंदा हुई, वहीं लाउंज में एकदम सन्नाटा छा गया था। वो सब निम्रा को आंखें फाड़े देख रहे थे। अब क्या आपको मोहब्बत हो गया? कौन है वो? फजर गुस्से से बोली। इसके अंदाज में साफ जैसी थी। वो इसके साथ ही सोफे पर बैठी थी। आप मेरी जान, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने इसे सीने से लगाते कहा। परी इसकी दूसरी जाने बैठी, कभी एक को देखती तो कभी दूसरे को। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करती वो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। फजर इसके सीने से लगे ही मुँह बनाते बोली। इस तरह तो आप मेरी पहली मोहब्बत हो, मेरी जान हो आप। निम्रा ने प्यार से इसके सर पर लब रखते कहा। और हमारा क्या? मान बोला। मेरे दिल में जो तुम लोगों की जगह है वो कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। निम्रा ने देखते बोली। अच्छा चलो, अब तुम लोग का अगर ये सेशन एंड हो गया हो तो मैं फ्रेश होने जाऊँ? रैन को देखते मुस्कुराते बोले। जाएँ, साहिर ने कहा। और फिर आरिफ और साहिर ने एक दूसरे की जानिब देखा। हमें कुछ देर में वापस आते हैं। आरिफ साहिर को इशारा करते खड़ा होता बोला। ओके। निम्रा ने कहा और परी को मान और फजर के हवाले करती फ्रेश होने चली गई, जबकि वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े। कौन हो सकता है? साहिर ने आरिफ से पूछा। मुझे नहीं पता। तुम्हें सब पता होता है, मुझे इस बार सच में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसे पता है? शायद आरिफ बात करते घर से बाहर निकले। पता नहीं यार, लेकिन अब हमें पता लगाना ही होगा। लेकिन कैसे? शायद अहमद को कुछ पता हो। हाँ, आप ही से कौन मिलता है कौन नहीं शादी से अंदाज़ा हो। साहिर ने भी कहा तो आरिफ ने अहमद का नंबर मिलाया, जबकि दूसरी जानिब अहमद ने इनकी कॉल देखते एक पल को घबराया, लेकिन फिर खुद पर काबू पाते इसने कॉल पिक की। आजकल निम्रा को कोई मिलने आ रहा है क्या? सलाम दुआ के बाद आरिफ डायरेक्ट मुद्दे पर आया। फ़ोन स्पीकर पर था। नहीं, कोई ख़ास तो नहीं। क्यों, कोई बात हुई है? अहमद ने एक पल को सोचने के बाद कहा। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आरिफ ने कहते कॉल कट की। जब निम्रा को कोई मिलने भी नहीं आया तो फिर आखिर इसे मोहब्बत हो जाए कैसे गई? फिर भी मेरी समझ से बाहर है। साहिर ने भी कहा। अहमद से आप ही के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मंगवाते हैं, कुछ आइडिया हो ही जाएगा। साहिर ने कहा तो आरिफ ने भी इसी पर राजी नजर आए। इन्होंने अहमद को कॉल कि पहले तो वो डिटेल्स देने को तैयार ही न थी, लेकिन इनके बार बार कहने पर मान गई और कुछ ही देर में इनके पास निम्रा की कॉल डिटेल मौजूद थी। इस नंबर पर तकरीबन रोज़ ही कॉल हुई है और आज भी निम्रा की बात हुई है। आज भी एक नंबर को पॉइंट आउट करता बोला। फिर आज खुद ही इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला तो वो एक गाँव में रहने वाला 50 के करीब का आदमी है। अभी को इनसे ऐसा क्या काम हो सकता है जो रोज़ इनसे बात होती है? पता नहीं। आरिफ खुद कन्फ्यूज़ हो चुका था, लेकिन इन्होंने एक गलती की थी, नाम पर गौर ही नहीं किया। और नाम पर गौर करते तो सब समझ जाते। कराची के शहर पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। अहमद और निम्रा दोनों ही सारी रात सो नहीं सके थे और रात सोचने के बाद
अहमद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। एक निम्रा थी जो, तो एक तरफ घर वाले। अगर निम्रा को बोल देता तो मुमकिन है इसे घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, जो वो नहीं चाहता था। जबकि दूसरी जानिब निम्रा ये सोचकर पागल हो रही थी कि अगर अहमद ने इनकार कर दिया तो फिर कहाँ क्या करेगी। इतनी जल्दी किसी पर एतमाद करते शादी करना बहुत मुश्किल था। दोनों ही अपने उलझे दिमागों के साथ ऑफिस पहुंचे। कुछ ही देर में सानिया वकील वहाँ आ चुकी थी। आपने कल कहा था आप शादी के लिए तैयार हैं, तो फिर इस सिलसिले में आपको जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और वक्त पर कुछ ना हुआ तो हम परी को खो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं पहले ही अपने माँ बाबा और बहन को खो चुकी हूँ, अब परी को नहीं खो सकती। अगर इस सब में मैंने इसे खो दिया तो जिंदा नहीं रह सकूँगी, निम्रा भीगी आवाज़ में बोली। सानिया वकील के साथ निम्रा की एक अच्छी दोस्त भी थी। और बाहर खड़ा अहमद ने इसकी बातें सुनी थी। वो एक नतीजे पर पहुंचा आया था, और वो जो सारी रात फैसला न कर सका, वो फैसला एक लम्हे में कर गया। दरवाज़ा नॉक करते रॉम में एंटर हुआ। चलो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सानिया इसे तसल्ली देती चली गई। अब वो और अहमद थे कमरे में, बिल्कुल खामोशी थी। मुझे आपसे बात करनी है, अहमद ने कहा। जी बैठे। निम्रा ने बैठने का इशारा करते कहा तो इसके सामने चेयर पे बैठा। मुझे कबूल है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चंद पल की खामोशी के बाद वो बोला तो निम्रा ने इसे हैरत से देखा। कैसी शर्त? मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, वो फ़ौरन से बोली। आप मेरे बेटे को वैसी मोहब्बत देंगी जैसी परी को देते हैं। ठीक है, तो फिर आज से शेर मेरा भी बेटा है। मैं मुस्कुराते बोली तो अहमद भी मुस्कुराया। तो फिर आप कल ही रिश्ता लेकर आ जाए। कल ही? इतनी जल्दी? हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने जो करना है जल्द करना है, ये बात आप भी जानते हैं, निम्रा संजीदगी से बोली थी। लेकिन मैंने अपने घर अभी तक बात नहीं की, मैं घर बात करके आपको बताऊंगा। तो फिर आप, ठीक है, आप घर जाएं और इनसे बात करें, मैं तब तक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाती हूँ, निम्रा ने कहा। लेकिन इसकी आखिरी बात पर वो चौंका। कॉन्ट्रैक्ट? जी, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, निम्रा ने कहा। तो अहमद उदास हुआ। इसने कैसे सोच लिया था कि वो निम्रा इससे एक हकीकी शादी करेगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, अहमद ने कहा। तो निम्रा ने सारे लाते इसे इजाज़त दी। निम्रा ने भी फिर सिद्रा बेगम और अकबर साहब को कॉल करके घर बुलाया, जबकि बाकी सबको भी इसने ग्रुप में मैसेज कर दिया था। इसे जल्दी घर आता देखने आ जाने पर साजिदा बेगम परेशान हुई थी, लेकिन अहमद ने बताया इसे कुछ ज़रूरी बात कर रही है, कमरे में आ जाए। तो अब वो मज़ीद परेशान थी। क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी है? अहमद जो अभी ही आकर बेड पर नीम तराज हुआ था, सीधा हो बैठा। अम्मी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मैं शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर साजिदा बेगम खुश होगी। क्या बात कही? मैं अभी रशीदा को कॉल करती हूँ। वो जो पिछले हफ्ते लड़के को कह रही थी, अभी मैं इस बार अपनी मर्ज़ी से शादी करना मम्मी, मैं इस बार अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, मुझे खुशी से बोली थी। अहमद ने दरमियान में टोका। इनकी सारी खुशी पल में झाग की तरह बैठी थी। कौन है वो लड़की? छोड़े वो सब, पहले ये बताएं आपको एकदम से क्या हो गया? अहमद ने कंधों से थामते बोला। अगर इसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया तो हम क्या करेंगे? तुम तो हमारा वाहिद सहारा हो ना। साजिदा बेगम ने अपना डर बयान किया। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी, अगर इसने कभी मुझे आप लोगों से दूर करने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ दूँगी, लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, अहमद ने इन्हें कहते तसल्ली दी। अच्छा तो फिर बताओ कौन है और कब जाना है? एक दफ़ा फिर से इससे पूछती थी, लेकिन अब की बार इनकी आवाज़ में खुशी थी। आखिर इनका बेटा शादी के लिए मान गया था। निम्रा के घर जाना है, और अगर कल ही मुमकिन हो सके। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना हमने इन्हें फातिमा के रिश्ते से इनकार किया था। वो हैरान हुई। मैं जानता हूँ मम्मी, लेकिन वो लोग इनकार नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसा है ही क्या जो वो लोग हाँ करेंगे? वो फ़ौरन से जवाब देती बोली, अम्मी, इन्हें अपनी बेटी के लिए एक बाप चाहिए और मुझे अपने बेटे के लिए एक माँ। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहतर हैं। अहमद ने इन्हें समझाया। मैं इन्हें पसंद भी करता हूँ, अहमद ने कहा। तो अब की बार वो मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराए। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? फातिमा दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। खिचड़ी नहीं, तुम्हारे भाई की शादी की बिरयानी, अहमद ने कहा। तो फातिमा खुश होते फ़ौरन से व्हीलचेयर के सीट से आगे बढ़ी और अहमद के गले लगे। सच में भैया? कौन है वो? फातिमा फ़ौरन से बोली। इसकी बेताबियाँ देख अहमद मुस्कुराए। निम्रा। कौन सी निम्रा? निम्रा नूर शराजी। और ये नाम सुनना ही था कि इसे झटका लगा। वाकई भैया? फातिमा बेयकीनी से बोली। और हम कल ही जाएंगे, अहमद ने मज़ीद कहा। लेकिन अभी तो बहुत सी तैयारियां करनी बाकी हैं, साजिदा बेगम ने परेशान होते कहा। कोई ज़्यादा तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है, सब थोड़ा बहुत ही काफ़ी है। निम्रा को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। अहमद ने इनकी परेशानी दूर की। अपनी बीच को क्या कहोगे? इन्हें एक नई परेशानी लाओ कोई। इनसे मैं खुद बात करूँगा, अहमद ने कहा। तो ज़रा रिलैक्स हुई। निम्रा घर पहुँची तो सभी वहाँ जमा थे सिवाय अकबर साहब के। क्या बात करनी है निम्रा? साजिदा बेगम ने प्यार से पूछा। तो साथ ही परी को इससे लिया। अंकल आ जाए, फिर बात करते हैं, निम्रा ने कहा। और कुछ ही देर में अकबर साहब भी आ गए। क्या बात करनी थी बेटा? वो जितना जल्दी में बुलाया? अकबर साहब ने बैठ से पूछा। निम्रा गहरा सांस भरा। मैं अहमद से शादी करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप में से किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, निम्रा ने कहा। तो हाल में एक पल को सन्नाटा छा गया था, जहाँ सिद्रा बेगम और अकबर साहब इसके मुँह से शादी का जिक्र सुनते हैरान हुए थे, वहीं बाकी सब तो अहमद के नाम पर ही साख्त हुए थे।
साहिर और आरब ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनका दिमाग उसकी तरफ क्यों नहीं गया था। बेटा आप श्योर हो आप अहमद से शादी करना चाहती हो? अकबर साहब ने से पूछा। जी अंकल, मेरा ख्याल है वो एक बेस्ट लाइफ पार्टनर होंगे। वो तो ठीक है निमरा, लेकिन प्लीज़ आंटी कोई एतराज़ मत करना, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और मेरी अहमद से शादी ना हुई तो शायद मैं सब कुछ खो दूँगी। निमरा ने परी को देखते कहा, जबकि इन सबको लगा निमरा अहमद से मोहब्बत करने लगी है। निमरा के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, जिस पर इसने फ़ोन खोल के देखा, जहाँ अहमद का मैसेज आया था कि हम कल ही आ रहे हैं, वो लोग कल ही आएंगे और मैं चाहती हूँ अंकल आंटी आप कल वहाँ मौजूद हो। तुम परेशान नहीं हो, कल के दिन को एंजॉय करो, बाकी मैं देख लूँगी। सहरा बेगम ने प्यार से कहा। थैंक यू, लेकिन अब मैं चाहता हूँ दूसरी बात भी इन सबको पता चल जानी चाहिए, बच्चे अब बड़े हो गए। अकबर साहब ने संजीदगी से कहा। अभी रहने दें, कल के दिन खैर खैरियत से गुजर जाए फिर बात करते हैं। सहरा बेगम ने इन्हें देखते कहा। नहीं आंटी, मेरा भी ख्याल है अब वक्त आ चुका है और अब ये लोग हक रखते हैं जानने का। निमरा ने भी कहा। किस बारे में बात हो रही है यहाँ? आरिफ ने पूछा। बस सब हैरान से इन तीनों को देख रहे थे, जिनके चेहरों पर संजीदगी छाई हुई थी। फजर, बच्चे मेरे पास आए। निमरा फजर को अपने पास बुलाते बोली। आपको पता है ना, आपकी अपी हमेशा वही करती हैं जो भी करती हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करती हैं। जी अपिया, मुझे पता है, मेरा के प्यार से पूछने पर फजर ने कहा। तो फिर आप मुझे समझने की कोशिश करेंगी ना? मैंने पूछा तो इसने परेशान सर लिया। फिर निमरा ने अकबर साहब की तरफ देखा तो इन्होंने बात का आगाज़ किया। सब जानते हैं एक हादसे ने किस तरह इन बच्चों की ज़िंदगी की तबाही की, लेकिन जिस तरह निमरा ने खुद को संभाला, जिस तरह अपनी बहनों को संभाला, वो काबिल दीद था। लेकिन जब बच्चियाँ बड़ी होने लगी तो मुझे एक ही टेंशन थी, मतलब इन बच्चियों को महफूज मुस्तकबिल। वो कहते रुके, और इन्होंने एक नज़र निमरा को देखा, जैसे आगे बोलने के लिए एक दफ़ा फिर तस्दीक चाहते हैं। वह निमरा ने सर हिलाते जवाब दिया। इस वक्त मैंने एक फ़ैसला किया था और इस फैसले के नतीजे में हमने फजर और साहिर का निकाह पढ़वाया था। फजर साहिर की बचपन की बन हुआ है। ये लफ्ज़ मैंने यूज़ तो किया है, बट मुझे ये लफ्ज़ प्रोनाउंस करना नहीं आता। इनकी बात पर आरिफ, फजर और मान तीनों के सरों पर बम फूटा था। साहिर को तो सब याद था जिस तरह निकाह हुआ, लेकिन बाकी से किसी को नहीं पता। क्या साहिर का निकाह फजर से? मान उछल तो पड़ा था। निमरा, फजर ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इसे इस डंगर डॉक्टर के हवाले कर दिया? इसके सीरियस सूरत हाल में मजाक करने पर सबने घूरा। मान इस वक्त मजाक नहीं, निमरा ने इसे टोका। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। लेकिन किसी ने इसकी सुनी ही नहीं और इसे इग्नोर कर दिया। वो बेचारा इतना सा मुंह लेकर रह गया। निमरा फजर की तरफ मुड़ी, जिसका रंग उड़ चुका था। फजर मेरी जान, इस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन अब जो भी होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा। मैंने फजर की तरफ देखते कहा तो सारी की धड़कनें थमी थी। अगर फजर ने इनकार कर दिया तो, और इस रिश्ते से पीछे हटना चाहा तो, वो मज़ीद सोच ही न सका। अब क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? फजर के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो अकेला रहना चाहती। वो अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। ठीक है बच्चे जाएँ, मैंने कहा तो फजर बगैर किसी की तरफ देखे ऊपर चली। साहिर की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। मैं जानती हूँ साहिर, तुम इससे मोहब्बत करते हो, परेशान नहीं हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी तुमसे दूर नहीं करूँगी। मैं साहिर के कंधे पर हाथ रखते बोले। लेकिन अगर फजर ने, वो चुप हो गया था क्योंकि निमरा ने इसके कंधे पर दबाव बढ़ाते नफ़ी में सर लाया था। ठीक है बच्चों, आप लोग बैठो, मैं चलता हूँ। अकबर साहब कहते उठ खड़े हुए तो इनके पीछे सहरा बेगम भी उठ गई। वो जानती थी निमरा इन सबको हैंडल कर लेगी। अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे? साहिर आबिर को बिल्कुल खामोश देखते बोला। क्या बोलूँ मैं? हाँ, लाइट चली गई। क्या बोलूँ मैं? हाँ, मुझे लगता था मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और मुझे इतनी बड़ी बात ही नहीं पता। आबिर ने दुखी अंदाज में कहा। आबिर, इसमें साहिर की कोई कसूर नहीं है, ये तो बस मेरे वादे का पाबंद था। मैंने इसे समझाना चाहा। और तुम क्यों नहीं चाहती थी किसी को पता चले? आबिर अब इससे रास्त पूछ रहा था क्योंकि मैं चाहती थी अभी ये दोनों ही अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, ना कि इस रिश्ते की वजह से अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब करके बैठ जाए। जब निकाह हुआ ऐसे फजर महज 5 साल की थी, इसे तो कुछ याद ही नहीं था। हाँ अलबत्ता साहिर 12 साल का था, इसलिए इसे सब याद है। निमरा ने इसे तो साहिर 12 साल का नहीं था, साहिर 11 साल का था। निमरा ने इसे तफसीली जवाब दिया तो वो खामोश हो गया। चलो अब जाओ, आंटी से पूछो और कल के लिए जो सामान लाना है वो लेकर आओ। निमरा अभी ने घूरते बोले। परी को उठाते अपने कमरे में लाई, उसे बेड पर बिठाते खुद फ्रेश होने चली गई, जबकि पीछे परी घुटनों के बल होते चलने की कोशिश करने लगी। इसने खुद को थोड़ा सा घसीटना शुरू किया तो थोड़ा आगे को हुई। इसने दोबारा से कोशिश की और इसी में सब में वो बेड के किनारे पर पहुंची, पता नहीं चला। आज निमरा ने भी इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन ना रखे थे। इससे पहले परी गिरती, निमरा जो अभी वॉशरूम से निकली थी, परी के बेड के किनारे पर देखते फ़ौरन से पहले इसके पास पहुंची, उसे उठा लिया। परी, मम्मा की जान। निमरा इसे सीने से लगाई बोली। एक पल को तो इसकी सांसें ही अटक गई थी। अगर परी गिर जाती तो क्या हुआ? मेरे बच्चे ने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। राना ने इसकी चेहरा सामने किया तो वो खिलखिलाकर
इसके चेहरे पर हाथ मारने लगी। चलिए अब सोते हैं, फिर उठकर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। मैंने कहा और इसे बेड के दरमियान में लाते इसका फीडर बनाते इसे दिया और फिर वो जल्दी ही सो गई। इसके सोने के बाद वो इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन रखती हूँ, साथ ही मुलाजमा को परी का ख्याल रखने का बोलती। आयशा बेगम के रूम में आई। मम्मा आपको पता है कल अहमद रिश्ते लेकर आएंगे, न जाने क्यों लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, हालांकि मैं तो ये शादी सिर्फ परी के लेकर हूँ ना, फिर मैं इतनी खुश क्यों मुझे नहीं पता। मेरा आयशा बेगम के पास बैठी मासूमियत से बोल रही थी। इसे नहीं मालूम था मोहब्बत इसके दिल पर दस्तक दे रही है। अच्छा मम्मा आपको पता है आज हमने सबको बता दिया फजर और साहिर के निकाह। मुझे नहीं पता फजर क्या करेगी, लेकिन मैंने साहिर से वादा किया है इसकी मोहब्बत को इससे दूर नहीं करूँगी। फजर को कैसे समझाऊंगी मैं। निमरा अब एकदम से परेशान होते बोली। मैं आपके पास थोड़ी देर में पहले फजर को देखा हूँ। निमरा कहते उठ गई और अब फजर के कमरे की जाने पड़ी। इसने दरवाज़ा खोलना चाहा जो अंदर से लॉक। फजर बच्चे दरवाज़ा खोले। मैंने दरवाज़ा नॉक करते कहा तो वो दरवाज़ा खोलते फ़ौरन से इसके सीने से लगी। क्या हुआ मेरी जान। मैं इसके गिर्द हजार बनाते प्यार से बोली। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे होते आंखों में आंसू भरते बोली। पपिया की जान क्या समझ नहीं आ रहा। मैं पहले रूम में चले। मैं प्यार से बोलती इसे लेते रूम में आई, बेड पे बिठाया। अब बताएं क्या हुआ। अब तो मेरी जान ओ तो मेरी अब बताएं क्या हुआ। अब क्या मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ना अच्छा ना बुरा। मुझे खुशी में मुझे खुशी हो रही है ना कुछ। परेशान से बोली। ओ तो मेरी जान इसमें परेशान होने की कौन सी बात है। कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ अभी आपका माइंड इस सबको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, लेकिन आप एक बात याद रखना शायर आपका शोर है। मैं इसे समझाते अपने साथ लगाया तो वो सुकून से आंखें मूंद गई। तो फिर शायर साहब आप तो बड़े चुपे रुस्तम निकले। माँ ने इस पर तंज करते हुए चलाया तो बोला। मैं हमेशा तुम लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मैं एक वादे में एक कसम में बंधा था। सर चेहरे का घूंट भरते आराम से बोला। तुम फजर से मोहब्बत करते हो ना। आरिफ ने पूछा। ऐसे वो लोग बाहर लॉन में बैठते, अभी कुछ देर पहले ही वो लोग रात की खाना खाकर बाहर आए। परी ने भी आज क्रॉलिंग की जिस पर सब बहुत खुश थे। हूँ शायद बचपन से ही, मुझे बहुत अजीज़ है। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरे दिल शिद्दत से धड़कने लगता है। मैं जब इसे देखता हूँ सांसें थमने लगती हैं। न जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरा दिल चाहता है बस इसे ही देखता रहूँ। शायर एक चुस्प के आलम में बोल रहा था। इसकी आंखें इसकी सच्चाई की गवाह थी। मोहब्बत जज्बा ही ऐसा है कि अपने महबूब को सोचकर खुशी हो जाती है, लेकिन अगर फजर ने इनकार कर दिया तो अगर वो इलादगी चाहती हुई तो। हार के सवाल ने इसे बेचैन किया था। इसकी सांसें रुकी थी। नहीं मुझे यकीन ऐसा नहीं होगा। मेरी इतने सालों की खामोश मोहब्बत ने कभी तो इसके दिल पर दस्तक दी होगी ना। इसकी आवाज़ में मौजूद यकीन दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मलाइका को दिया गया वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी तक वो इनके बारे में कोई सबूत ढूंढ नहीं पाई थी और अपना काम बहुत ही सफाई से करते थे, जबकि इसके दिल में मौजूद यूँ की मोहब्बत शिद्दत पकड़ती जा रही थी। वो अपनी इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होते से यूँ से मिलने का फैसला किया। उसने इसे इसी तरीके पे काम भेजा जो इसने इनके साथ रहते सीखा था। और वो अब वक्त से पहले तायन करती जगह पर खड़ी थी, ईमान का इंतजार करती। तभी इसे कुछ आहट महसूस हुई। इसने उस जानिब देखा जहाँ से इसे कोई आदत दिखाई दी। क्या चाहिए तुम्हें। सर आवाज़ पर चौंकी। ये आवाज़ ये लहजा बहुत अच्छे से पहचानती थी वो। मुझे एक दफ़ा यूँ से मिलना है। इसे मेहनत की थी क्यों, ताकि एक दफ़ा फिर तुम इसे अपने जाल में फंसा सको। पहले तुम्हारी मोहब्बत का जाल में जकड़ा हुआ है, अब और क्या चाहती हो। वही सरल बर्फीली आवाज़ जिसमें गुस्से का भी तासुर था। मैं भी मोहब्बत करती हूँ इसे, लेकिन मेरा काम मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वाहिद जब्त खोती चीख पड़ी थी, क्योंकि मुकाबिल के होंठ मुस्कुराहट में डरे। जानती हूँ इससे में तुम्हें कितनी मुश्किलात का सामना होगा। तुम्हें अपने काम या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना होगा। जाओ और फैसला कर लो, तो आ जाना मेरे पास, मैं खुद तुम्हें इससे मिलवा दूँगा। यही कहता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वहाँ वो अकेली खड़ी रही। ये किस किस्म का इम्तिहान था। क्यों लजी क्यों। आपने मेरे दिल में दो मुख्तलिफ चीज़ों की मोहब्बत क्यों डाली। एक तरफ मेरी बच्ची की मोहब्बत, मेरा ख्वाब, मेरी जॉब है, और दूसरी तरफ इस शख्स की मोहब्बत जो मुझे दिन ब दिन अंदर से खोखला करती जा रही है। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, आंखों से आंसू बह जा रहे थे। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। इसके लिए फैसला करना इंतहाई मुश्किल था। जब चॉइस आपकी दो पसंदीदा चीज़ों में आते तो आप किसी को भी नहीं चुन पाते, और मलाइका के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा था। तो गाइस ये थी आज की हमारी एपिसोड। मेरे घर में बाहर बहुत शोर डला हुआ है, तो मैं अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm coming. मैं तो है ना लाई दो। हाँ का पूरे घरे पे गान पढ़ा देने फिर लाइट चली जाए। लाइट तो सा पता ही नहीं ना बिजली का। मैं मम्मा का ढके ना लाई दो। आने देखो मैं एक काम करने लगी। जान कमाने आग बदल है। चोर के पकड़े नहीं बेचो। और कुछ पे
अब नहीं